ओम शांति शांति शांति। चलो, आज का जो टॉपिक है ना, देखो, अब मैं आपको बताती हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको ये नहीं समझ आएगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक में से पूछा गया है, या कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन आएंगे टीचिंग से रिलेटेड। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करें आप अपना। ठीक है। कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन आएंगे आपके जो रिलेटेड टीचिंग से होंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ से पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन आप कब कर पाओगे? जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड को अच्छे से पढ़ लोगे। तो आप जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड को कर लोगे ना, टीचिंग यूनिट को, तो आपके अंदर एक खुद के अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाएगी कि आप चीजों को रिलेट करना सीख जाओगे। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के आप बता दोगे कि हाँ, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है। जैसे मैंने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी तैयार किया है, अगर टाइम बचता है हमारे पास तो हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। अदरवाइज हम कल करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। आपको वहां से थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। मैं आपको अभी बता रही हूँ, जितने भी बच्चे जुड़ने वाले हैं लास्ट तक जुड़ना है आपको, ठीक है? बीच में छोड़ के नहीं जाना। आज ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। टाइम बचता है तो हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, अगर टाइम नहीं बचता है तो हम स्टोरी करेंगे। स्टोरी सिर्फ 5 मिनट की है आपकी, बढ़िया सी, इंटरेस्टिंग सी। लेकिन आपको बनना लास्ट तक है, ठीक है? लास्ट में जाना नहीं है किसी को भी, अभी अगर आप जुड़े हो तो। शुरू करें फिर टॉपिक आज का। हाँ मैम। यस मैम। ओके ओके। मैं थोड़ा ये देख रही थी कोई और जुड़ जाएगा ना साथ में। चलो ठीक है। मेरे को स्क्रीन के बारे में बताना आप एक बार, ठीक है? चैप्टर है हमारा फैक्टर। क्या वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो एक लर्निंग को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, लर्निंग को प्रभावित करते हैं। ठीक है। देखो, ऐसे 4 फैक्टर होते हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। एक तो जो लर्नर है, लर्नर से रिलेटेड कुछ चीजें होंगी जो उसकी लर्निंग को अफेक्ट करेंगी। एक टीचर भी होता है, टीचर से रिलेटेड फैक्टर भी होते हैं जो एक लर्नर को, जो सीखने वाला है लर्नर, उसकी लर्निंग को अफेक्ट करेगा। एक कंटेंट रिलेटेड भी फैक्टर होता है, ठीक है? और एक होता है प्रोसेस रिलेटेड फैक्टर। आपकी प्रोसेस कैसी है ये भी आपकी लर्निंग को अफेक्ट करती है। लर्निंग अच्छी भी कर सकती है और लर्निंग बुरी भी कर सकती है। कंटेंट भी आपका इसी तरीके से है कि आप किस तरीके का मटेरियल से आप रीड कर रहे हो, वो आपकी लर्निंग अच्छी भी करेगा और लर्निंग क्या भी करेगा, आपकी गलत भी कर सकते हैं। ऐसी टीचर रिलेटेड फैक्टर है और ऐसी लर्नर रिलेटेड फैक्टर है। हम इनको एक एक को करते डिटेल से। देखो समझो, लर्नर रिलेटेड फैक्टर। सबसे फर्स्ट पॉइंट है लर्नर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ। देखो, अब अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो, ठीक है, फिजिकली बीमार हो आप, ठीक है, बुखार या कोई भी तरीके की डिजीज है, तो आप क्या, आपकी लर्निंग आप अच्छे से कर पाओगे? क्या आप क्लासेस रेगुलर, जो भी तरीके का, जो भी आपको याद करना है, जिस भी तरीके की आप लर्निंग कर रहे हो, वो लर्निंग आपकी अफेक्ट होगी कि नहीं होगी? है ना? मैम होगी। बिल्कुल। ऐसी मेंटल हेल्थ, अगर आप फिजिकली भी ठीक, यही हमने हमारे उसमें भी पढ़ा है ना कि मेंटल हेल्थ से ही हमारी फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट करती है ना? फर्स्ट सेकंड पेपर के अंदर। अगर आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं है तो भी आप फिजिकली चाहे कितने ही ठीक हो आप, लेकिन अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो भी आपकी क्या होगी, लर्निंग अफेक्ट होगी। इसके ये तो हमने नेगेटिव देखे, पॉजिटिव भी होते हैं। अगर देखो, एक लड़का है, एक लड़का 5 साल का है जिसकी हाइट इतनी है, एक लड़का 5 साल का है जिसकी हाइट उससे ज्यादा है, दोनों 5 साल के हैं। दोनों ने कंपटीशन में पार्ट किया। आपने वो एड देखी है स्विमिंग वाली? टीवी में एक स्विमिंग की एड आती है। उस एड में क्या दिखाते हैं, वो तो किसी ना उसकी होती है, प्रोटीन वगैरह की होती है कॉन्फ्रेंस। उसमें। हाँ हाँ, उसमें क्या दिखाते हैं कि भाई जो छोटा बच्चा है जिसकी हाइट कम होती है ना, उसके हाथ का साइज भी कम है, तो वो अपने जो गोल था, वो गोल क्या था, वो लर्निंग स्विमिंग में उसको ये पार करके जाना था, यहाँ पे पहले पहुंचना था। वो उसको टाइम लगा, लेकिन टाइम लग गया जो, लेकिन ये बड़े वाला लड़का था जिसका हाथ लंबा था, उसने उसको पहले टच कर दिया। तो उसकी जो फिजिकल चीजें हैं, फिजिकल चीजों से भी उनकी लर्निंग अफेक्ट होती है, ठीक है? ऐसी मेंटल हेल्थ, अगर किसी की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है तो बहुत जल्दी जल्दी चीजें सीख लेते हैं, है ना? बहुत फटाफट। अगर आप एट प्रेजेंट, अगर आप यहाँ पे अभी क्लास में प्रेजेंट हो, तो आप बड़े आसानी से क्या कर लोगे, चीजों को गेन कर लोगे, ठीक है? तो ये लर्निंग फिजिकल और मेंटल दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव वे में, दोनों डिपेंड करती है लर्नर की, कि लर्नर फिजिकली और मेंटली हेल्थ उसकी कैसी है। इससे ही उसकी लर्निंग क्या होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी। फिर नेक्स्ट बात आती है बेसिक पोटेंशियल। देखो, हर एक लर्नर जब हम देखते हैं, हर एक की ना एबिलिटी अलग अलग होती है, हर एक का पोटेंशियल अलग अलग होता है।
कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, तो कोई तो पढ़ाई में ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई किसी और स्किल के अंदर ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। कई बार क्या होता है, जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हमारे सिंगिंग कंपटीशन में जाते हैं, डांस करते हैं, कई बार वो बहुत कम एज में, 2 साल का, 5 साल का बच्चा बहुत अच्छी सिंगिंग कर रहा है, 5 साल का बच्चा डांस बड़ा अच्छा कर रहा है, लेकिन एक तरफ वही 5 साल का बच्चा है, कोई और 5 साल का बच्चा है जिसको अभी तक बोलना भी नहीं आया, वो बोल भी नहीं पा रहा। तो ये हमारे कोई बेसिक पोटेंशियल होते हैं जो हमें स्टार्टिंग से मिलते हैं, अपने जन्म से ही मिलते हैं, है ना, जिसके बेस पे उसके बच्चे का क्या होता है, लर्निंग कैपेबिलिटी होती है। कोई तो बहुत जल्दी याद कर लेते हैं बच्चा, कोई याद करने में किसी को टाइम लगता है ना। तो ये उसके बेसिक पोटेंशियल में आता है, जो जैसा उसका बेसिक पोटेंशियल होगा उसकी लर्निंग भी वैसी होगी, ठीक है। ये बेसिक पोटेंशियल भी उसकी लर्निंग को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। नेक्स्ट देखो, द लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन। देखो, एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, चाह, क्या होता है, चाह एक तरीके की, मतलब आपके अंदर किसी चीज को पाने की इच्छा कितनी है, ठीक है। एक होता है अचीवमेंट, कि आप उसमें अचीव करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई सिर्फ उनके अंदर क्या होता है कि हमें तो सिर्फ पास होना है, ठीक है, लेकिन उनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको इतना मोटिवेशन होगा, इतना अचीवमेंट होगा कि भाई हमें तो टॉप पे आना है, ठीक है, क्लास में टॉप करना है। तो ये जो लेवल ऑफ किसी के अंदर मोटिवेशन बहुत कम होता है, किसी के अंदर मोटिवेशन बहुत ज्यादा होता है कि मेरे को तो ये करना है। कोई हर तरीके के फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कोई बच्चे क्या होता है कि मेरे को हर फील्ड में ना आगे रहना है, सबसे पहले हर फील्ड के अंदर मेरे को अपनी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन लेके आनी है, या मतलब उनके अंदर मोटिवेशन ज्यादा होता है। और कुछ क्या होते हैं, आलसी से होते हैं, जो शायद पानी के लिए भी किसी को बोल दे कि आप मेरी पानी की बोतल भर के ले आ, है ना। तो उनके अंदर ये भी डिपेंड करता है आपकी लर्निंग। तो लर्नर के अंदर कितना ज्यादा मोटिवेशन है, ठीक है, किस लेवल का उसके अंदर एस्पिरेशन है, किस लेवल की उसके अंदर चाह है, ये भी क्या रिलेट करती है आपकी लर्नर की लर्निंग को क्या करती है, अफेक्ट करती है, ठीक है। अब गोल ऑफ लाइफ, ये गोल ऑफ लाइफ भी लर्नर की क्या करते हैं, लर्नर की लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। देखो, हर किसी का ना अपनी लाइफ में गोल होता है, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है गोल, हाँ ये भी कोई जरूरी नहीं है हर किसी का अपनी लाइफ में कोई गोल हो, किसी का शायद कोई गोल ही नहीं होता, किसी का सिर्फ ये होता है कि भाई जैसी लाइफ चल रही है चलने दो, ठीक है, सब सही चल रहा है। और किसी को ये होता है कि मेरे को तो नहीं इसी चीज पे आना है, मेरे को तो ये चीज करनी है, ठीक है। तो जो गोल ऑफ लाइफ है वो भी क्या करता है, आपका अफेक्ट करता है किसको, लर्निंग को। और देखो, कोई चाहता है कि मैंने इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई भी फील्ड है, उसके अंदर मेरे को बहुत डीप रिसर्च करनी है, ठीक है, तो वो उसका गोल है। और किसी का गोल सिर्फ क्या है कि मेरे को अपनी लाइफ में सिर्फ सेटिस्फेक्शन लेना है, सिर्फ क्या, कि भाई मेरे को रोज अच्छा सा खाना मिल जाए और हर एक दिन मेरा सही चला जाए, किसी का ये लाइफ का गोल है ना। हमारे अलग अलग गोल होते हैं। कोई तो क्या बोलते हैं, मेरे को अपना बड़ा नाम करना है, कोई क्या बोलते हैं कि मेरे को तो लाइफ ऐसी चाहिए कि जिसमें मेरे को संतोष मिले, है ना, सुख मिले, सेटिस्फेक्शन हो एक तरीके से। और कोई चाहता है कि बस सिर्फ मेरे को तो शांत रहना है, शांति से रहना है। तो ये उनके गोल के अकॉर्डिंग उनकी लर्निंग भी अलग अलग होती है। जिस तरीके का आपका गोल होगा उसी तरीके की आप लर्निंग करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है रेडीनेस, और क्या है, विल पावर। रेडीनेस का मतलब मैंने कल भी बताया था आपको क्या होता है, मैं इधर लिख देती हूँ, उत्सुकता, ठीक है। ये वही बात आ गई कि ना हर एक के अंदर क्या होता है, कुछ कुछ बहुत तैयार रहते हैं हर चीज को करने के लिए। जैसे आपने ना बचपन में एक कार्टून देखा होगा, कार्टून पोकेमोन देखा है, पोकेमोन, हाँ या ना, हाँ मैम, पोकेमोन के देखा बारे, देखा है मैडम। है ना। पोकेमोन वाले नाटक के अंदर ना जो पोकेमोन का जो मेन रोल होता है, जिसके अंदर उसका नाम नहीं मेरे को पता, ऐश ऐश, हाँ ऐश 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 नाम है। हाँ। हाँ हाँ ऐश। ऐश ना बड़ा एक्साइटेड रहता है कि अरे ये मैच मेरे को जीतना है, ये मैच मैं अब खेलने जा रहा हूँ, इस मैच के अंदर मेरे को इतने बैच कलेक्ट करने हैं। और अगर हमारे बच्चों को कोई बोलते हैं, हमारे बच्चे इतने एक्साइटेड रहते हैं कि आज मैथ्स का टेस्ट है, अरे अरे मैथ्स के टेस्ट है, कोई नहीं, आने दो टेस्ट, ये भी टेस्ट आने दो, वो भी आने दो, इसमें भी नंबर लूंगा, उसमें भी नंबर लूंगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है रेडीनेस पे, आप कितने ज्यादा उत्सुक हो किसी कार्य को करने के लिए, आपके अंदर कितनी ज्यादा विल पावर है, आपके अंदर कितना ये है कि मेरे को तो ये काम करना है और मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके अंदर ये होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। लेकिन किसी के अंदर क्या होता है कि विल पावर बहुत कम होती है, उसको ये होता है कि ना ये मुझसे तो होगा ही नहीं, अगर वो होगा ही नहीं तो वो ट्राई भी नहीं करता, ट्राई नहीं करता तो लर्निंग नहीं होती। तो इसलिए इसमें आपकी रेडीनेस और विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
तो ये सारे कुछ फैक्टर्स है। अब यहाँ से ना देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कभी भी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा किसके फैक्टर क्या क्या है। बस आप ये चीजें समझ रहे हो ना, तो आप इनको क्वेश्चन में लगाना सीख जाओगे कि किस तरीके से क्वेश्चन में हमें ये चीजें लगानी है। ठीक है, इसलिए आपको करवाया जाता है। नेक्स्ट, ये तो हमारे लर्नर से रिलेटेड फैक्टर थे। आपको समझ आया लर्नर से रिलेटेड फैक्टर? हाँ जी, कोई भी एक माइक ऑन करके यस बताएं। मैम, यस बहुत मैम तीसरे देखो, नंबर वाले को लेवल बता ऑफ देना। एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन। इस थर्ड के अंदर क्या है कि आपके अंदर किसी भी काम को करने की कितनी चाह है। ठीक है, जहां मतलब होता है कि किस तरीके से बताऊं कि चाह मतलब एक तरीके से मैम स्वयं की इच्छा। इच्छा कितनी है करने की? हाँ इच्छा, मैं ये, हाँ हाँ, लगन टाइप, लगन 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 लगन। इच्छा चाह, ये सब एक जैसे ही है। ठीक है, तो आपके अंदर कितनी लगन है, कितनी इच्छा है उस काम को करने की। अगर इच्छा है तो आप लर्निंग भी आपकी बड़ी अच्छी होगी। अगर इच्छा ही नहीं होगी तो लर्निंग कैसे करोगे जब आपका मन ही नहीं लग रहा उस काम में, है ना। तो यही है कि यहाँ पे अचीवमेंट मोटिवेशन का मतलब क्या है कि आपको उस काम में कुछ अचीव करना है, कुछ उस काम में अपर लेवल पे जाना है। तो इस चीज का मोटिवेशन भी आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये मोटिवेशन है तो भी आपकी लर्निंग अच्छी होगी। और किसी किसी लर्नर के अंदर क्या होता है, इनकी कमी होती है। हर कोई एक जैसा नहीं होता ना, इंडिविजुअल में डिफरेंस भी आता है। तो उसके उसी हिसाब से उनकी क्या होती है, लर्निंग होती है। तो हम तो यही करेंगे कि हर एक लर्नर के अंदर ये सारे जो भी हमने 5 पॉइंट करे हैं, ये पॉजिटिव में वे में हो कि हर किसी के अंदर ऐसी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो, उसका पोटेंशियल भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, गोल ऑफ लाइफ, और पोटेंशियल अच्छा नहीं है तो बना दिया जाता है ना, हम बना सकते हैं, हम मंत्रों का पाठ करवा सकते हैं, है ना। हम बहुत सारी ऐसी टेक्निक करवा सकते हैं जिससे उसके पोटेंशियल को, स्टार्टिंग में नहीं था कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके बनेगा, है ना। हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे जिनके 10th में बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग हुए जिनके 10th के अंदर फेल हो गए, वो है ना +1 +2 में फेल हो गए, लेकिन आज वो बहुत बड़े लेवल पे है क्योंकि उन्होंने अपने पोटेंशियल को क्या किया, बिल्ड किया, बनाया। इसी तरीके से हम, हमारा काम, टीचर का काम यही होता है कि आपको इन फील्ड के अंदर क्या करे, अच्छा करे, है ना, आपको पॉजिटिव वे में आगे की तरफ बढ़ाए। तो ये थे आपके लर्निंग से रिलेटेड फैक्टर। अब टीचर से रिलेटेड फैक्टर, ये तो भाई सारे मुझसे रिलेटेड आ गए, है ना, मेरे को अपना ही बताना पड़ेगा। देखो, ये पैराग्राफ है, आप ये पढ़ लेना, इसमें कुछ भी नहीं है, हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। एक टीचर लर्निंग अच्छी तभी करवा सकते हैं जब वो सब्जेक्ट मैटर में क्या होगा, अपने सब्जेक्ट मैटर में क्या होगा, मास्टर होगा। जब तक उसको अपने सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज नहीं होगी तब तक वो आपको लर्निंग करवा नहीं पाएगा। क्योंकि जब तक आपको अपने सब्जेक्ट का ही नहीं पता तो आप किस दूसरे को कैसे बता पाओगे, नहीं बता सकते, है ना। तो सबसे पहले तो आपको नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, आपके सब्जेक्ट मैटर की, एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में क्या है और उसके अंदर क्या है। चाहे आप कम पढ़ाओ लेकिन ऐसा पढ़ाओ कि वो चीज पढ़ाओ जिस चीज की आपको नॉलेज हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, आर्ट एंड स्किल ऑफ टीचर। अब देखो, नॉलेज हर किसी को होती है लेकिन ये आर्ट, टीचिंग, टीचिंग एक आर्ट है ना, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, और एक स्किल है, ये हर किसी के अंदर नहीं होती। बड़ी आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े इजी तरीके से, है ना, बिना बोरियत के। मेन काम होता है कि अच्छे से भी कोई बता रहा है लेकिन एक फ्लो में बताए, है ना, कभी कभी रुक रहा है, कभी कभी बोल रहा है, एक ऐसा स्वीट, मतलब ऐसा ना मक्खन की तरह हो कुछ, बड़े आसान तरीके से। एक आर्ट होती है, आर्ट एंड स्किल ऑफ टीचिंग, ये भी बहुत जरूरी है। टीचर के अंदर अगर अच्छी आर्ट एंड स्किल है, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बहुत अच्छी लर्निंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी ट्रेट एंड बिहेवियर ऑफ टीचर। पर्सनैलिटी ट्रेट, देखो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, कुछ लोग ना इस बात से शायद किसी को बुरा लग सकता है और शायद कोई डिसएग्री भी कर सकते हैं मेरी इस बात से। ठीक है, लेकिन शायद आप बाद में रियलाइज करोगे ये बात ना बहुत जरूरी है। देखो, मेरे को एक बात बताओ सिंपल सी, मेरे को देखो एक बात बताओ, मैं टॉपिक ना बहुत जल्दी करवा सकती हूँ आपको, लेकिन मैं बस समझाती हूँ आपको, थोड़ा टाइम लग जाता है करवाने में। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, हाँ या ना में जवाब देना है स्पीकर ऑन करके। एक ऐसा बंदा है, ठीक है, जिसने जीन्स डाल रखी है, टी शर्ट डाल रखी है, शूज, ग्लासेस लगा रखे हैं और वॉच है, मतलब बड़ा अच्छा मॉडर्न टाइप का लड़का है। ठीक है, मतलब ये लगा लो 30 से या 28 to 30 एज में है, मतलब 25 से अबव अडल्ट है वो, लेकिन बड़े अच्छे से वेल मैनर्ड है। ठीक है, और एक ऐसे ही हमारे गुरुजी, कोई भी लगा लो, गुरुजी संत जी लगा लो, संत जी ने जैसे संतों वाले जो कपड़े होते हैं उन्होंने वो डाल रखे हैं। ठीक है,
आज के टाइम की मैं बता रही हूँ, आज बच्चे, हम अपने योगा से मत रिलेट करना, मैक्सिमम पॉपुलेशन से रिलेट करना। हम तो हमारे गुरु जी को भी उतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, हम हमारे संत जी को भी उतनी ही महत्व देते हैं जितने हम एक दूसरे टीचर को महत्व देंगे, है ना। लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन पे जो बच्चे कॉमर्स के होंगे, आर्ट्स के होंगे, या जो छोटे बड़े, मैक्सिमम लोगों पे अप्लाई करके देखना। अब एक ये वाला बंदा ये जैसे ही बोलेगा ना, ये बहुत ज्ञान की, जैसे संदीप माहेश्वरी जी है, ठीक है, जब वो दिखने में बड़े स्मार्ट है, हैंडसम है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो कितना इजी सब चीजें समझा देते हैं, उनको कितनी नॉलेज है। ऐसे कोई एक ऐसे ही बंदा है जो बिल्कुल जीन्स टॉप, जिसको देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि इसको अपने ग्रंथों का पता होगा, लेकिन जैसे ही वो आपको अपने ग्रंथों के बारे में बताते हैं, भगवत गीता के बारे में बताता है, आप कितना इंप्रेस होते हो उसकी पर्सनैलिटी देख के, कि भाई इसको देख के लगा नहीं था, लेकिन जैसे इसने बोला, बड़ा पॉजिटिव बोल रहा है, बड़े अच्छे से सब चीजों की नॉलेज है इसको, हमारे ट्रेडिशन के बारे में। और ये हमारे संत जी है ना, हमारे गुरु जी, जिनको नॉलेज बहुत है, और ये उसी तरीके का पहनावा रखते हैं जो हमारे लिए, एक योगी के लिए जरूरी है, ये भी बहुत अच्छे हैं। ये हम इनको हम बहुत अच्छा मानेंगे योग फील्ड के अंदर। लेकिन अगर बात करते हैं लेकिन अगर बात करते हैं मैक्सिमम पॉपुलेशन की, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी, मेरे को ये बताओ। मैम पहले वाले की बस। है ना, इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी कि नहीं होगी। इनको भी हाँ जी। मानेंगे अब हम बहुत, रिलेट कर पा रहे हैं। इनको भी बहुत लोग अप्रिशिएट करेंगे, है ना। लेकिन जो बच्चे होंगे, जो यंग होंगे, जो योग से फील्ड में नहीं होंगे, या जिनको अपने ग्रंथों की नॉलेज नहीं होगी, और उनके आगे कोई बोलेगा तो वो बड़े इंप्रेस हो जाएंगे। इनको तो देखने से ही पता चल रहा है कि भाई इनका नॉलेज अपने ग्रंथों की है, क्योंकि इनका पहनावा ऐसा है, हमारा इंडियन क्लॉथ इन्होंने डाल रखे हैं ऐसे, है ना, इनकी एक पर्सनैलिटी ऐसी है, समझ रहे हो। और अच्छा है, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल और मैं आपको देती हूँ। एक लड़की ना बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है, ऐसे ही एक लड़का भी बहुत सुंदर है, लेकिन वो बहुत सुंदर है, और एक ऐसी दूसरी लड़की है जो ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन कुछ पता नहीं उसके अंदर कुछ अट्रैक्टिव है ना, उसके नैन नक्श अच्छी है लेकिन सुंदर नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो ज्यादा सुंदर होते हैं ना, उनको अगर हम देखते हैं तो उनकी उनकी तरफ एक अट्रैक्शन का भाव नहीं होता, है ना। मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ हमें कमी लगती है, एकदम से वो सुंदर है लेकिन बोल वो हरियाणवी में रहे है, जैसे मेरी हरियाणवी लैंग्वेज है, ठीक है, एकदम से बिल्कुल टिपिकल है, रे कड़े जावे तू, हमारे ना ऐसे बोलते हैं हरियाणवी में, कि किसी को कहीं जाना हो ना, तो वो क्या क्या कैसे पूछते हैं, है भाई कड़े जावे, क्या करे था, मैं नहीं बता दे कि मैं काम होता तने, तो ऐसे बोलते हैं। वेल मैनर्ड है, लेकिन एकदम से वो बोल इस तरीके से रहा है, तो दूसरे पे इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। और एक कोई सुंदर भी नहीं है ज्यादा, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी एक इतना अट्रैक्टिव वैसे कि जो बोलती है बड़ा अच्छा लगता है ना। या दूसरा मुझसे ये एग्जांपल ले लो, अब मैं आपको क्लास में आके पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ा तो आपको टी शर्ट में भी सकती हूँ ना, नॉर्मल घर के कपड़ों में, जो मैं हम घर पे लड़कियां घर पे, पता है ना किस तरीके की सिचुएशन होती है घर पे, जो वो रहती है, तो मैं भी ऐसे ही पढ़ा सकती हूँ आपको। लेकिन मैं सिर्फ कपड़े चेंज क्यों करती हूँ अपने, क्या रीजन होता है, कि आपको फीलिंग है, एक तो ऊपर से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, और ऑनलाइन हो तो कम से कम आपको ऐसा तो लगे कोई प्रोफेशनल चीज चल रही है ना, कोई हमें पढ़ाने के लिए आगे बैठा है। पर्सनैलिटी भी बड़ी मैटर करती है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा लंबा खींच दिया इसको, है ना, पर्सनैलिटी को। ऐसी बिहेवियर ऑफ टीचर, नॉलेज भी है उसको, स्किल्स भी है, उसकी पर्सनैलिटी भी है, लेकिन उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो भी यहाँ पे लर्निंग बहुत अफेक्ट करती है। बिहेवियर भी टीचर का अच्छा होना चाहिए, मेरे को लगता है ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर। एडजस्टमेंट का एग्जांपल देखती हूँ। अगर मान लो कोई और टीचर होता है, जो बच्चे मेरे आगे बार बार में माइक ऑन करके अपने कोई भी क्वेश्चन पुट आउट कर लेते हैं बीच में, क्लास के बीच में, है ना, कुछ भी अपना डाउट रखते हैं बीच में, तो कोई दूसरा टीचर ऐसा बोल सकता है कि भाई तुम ना क्लास के लास्ट में पूछा करो, कोई जरूरत नहीं तुम्हें बीच में पूछने की, ऐसे मैं डिस्टर्ब होता हूँ, ठीक है। तो वहां पे बच्चों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा मानना है। तो वहां पे टीचर को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि हमें सुनना है बच्चों को, क्लास के दौरान अगर वो बोल रहे, किसी किसी का ऐसा होता है कि उसको लास्ट में ना याद रहे कि उसका क्या क्वेश्चन था, उसको क्या पूछना था, है ना। तो टीचर को एक एडजस्टमेंट लेवल भी होना चाहिए, उसको किस तरीके से बच्चों के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना है, ना कि बच्चों को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, नहीं नहीं, टीचर को बच्चों के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना पड़ता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ आपको ये टॉपिक करना है, अगर आप ये बोल दोगे कि नहीं मैडम आज हमें ये टॉपिक नहीं करना, तो मैं बोलूंगी आपको कि ठीक है कोई नहीं, आज नहीं करते कल कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ये लेवल ऑफ एडजस्टमेंट होती है। और मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर, अगर देखो ऑब्वियस सी बात है, किसी दिन अगर मैं परेशान थी ना, एक दो दिन पहले, कुछ दिन पहले, तो मैं शायद अपनी उतना 100% नहीं दे पाती आपको,
है ना। तो मेंटल हेल्थ भी टीचर की बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल करते हैं। अगर मेंटल हेल्थ जितनी अच्छी होगी, जितना ज्यादा टीचर अच्छा होगा, उतना ही आपको वो अच्छी लर्निंग करवा पाएगा। ठीक है। ऐसे ही आपका है टाइप ऑफ डिसिप्लिन। देखो फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में है टाइप ऑफ डिसिप्लिन एंड द इंटरेक्शन मेंटेन बाय अ टीचर। देखो इससे एग्जांपल लेते हैं। मेरे को ना, ठीक है, आपको आवाज आ रही है ना आप मेरी? यस मैम। ठीक है ठीक है। क्या होता है कि मैंने आपको बोला है कि भी आपको ना 7:25 7:25 पे आपको क्या करना है, क्लास के अंदर आना है। और मैं अगर खुद क्लास में आ रही हूँ 7:40 पे, ठीक है, तो आप क्या करोगे? एक दो दिन तो आपने वेट किया मेरा, फिर आप क्या करोगे? अगर मैडम भी टाइम पे नहीं आती तो क्या आप भी खुद 7:40 पे आना शुरू कर दोगे? है ना। या कुछ बच्चे क्लास ही अटेंड नहीं करेंगे कि ये कैसी मैडम है जो खुद तो डिसिप्लिन में रहती नहीं है, और या मैं खुद डिसिप्लिन में नहीं हूँ और मैं आपको डिसिप्लिन के लिए बोल रही हूँ, है ना। तो काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पे टीचर का डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस तरीके से, अगर खुद टीचर डिसिप्लिन में होगा, अनुशासन के अंदर होगा, तो ही बच्चे अनुशासन में रहेंगे। ठीक है। अब अगर मैं आपके साथ डिसिप्लिन में बिहेव कर रही हूँ, तभी तो मेरी क्लास में अभी तक कोई किसी ने मिसबिहेव नहीं किया, है ना। सबको पता है कि किस तरीके से डिसिप्लिन में रहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेक्शन मेंटेन बाय टीचर। देखो अगर कोई टीचर मास्टर है अपने सब्जेक्ट में, अच्छी बात है ना। आर्ट या स्किल्स है, वो भी अच्छी बात है। पर्सनैलिटी ट्रेट है, ये भी ठीक है। एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ है, ये भी ठीक है। डिसिप्लिन भी है। लेकिन इन सब क्वालिटीज के बाद अगर वो इंटरेक्शन नहीं करेगा, सपोज करो मेरे अंदर ये सारी चीजें हैं और मैं आपके साथ इंटरेक्ट नहीं करूंगी, तो क्या वो लर्निंग अच्छी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो टीचर का इंटरेक्शन भी बहुत मायने रखता है कि आप किस तरीके से इंटरेक्ट करते हो, है ना। तभी वो एक स्टूडेंट की लर्निंग अच्छे से करवा पाता है। समझ आया आपको टॉपिक ये? मैम नहीं हमारे इंटरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट पे कोई समझ में आएगा, बताए। टाइप ऑफ डिसिप्लिन। अच्छा हाँ मैम, टाइम पे, हाँ ठीक है ठीक है, मैं आगे मैं समझ रहा है ना, आगे समझ। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। मेरे को तो ना एक बार अब डर सा लग जाता है कि हाय कभी स्क्रीन दोबारा मैं लेफ्ट ना हो गया दोबारा से। नेक्स्ट देखो, हमने लर्नर भी पढ़ लिया, हमने टीचर भी कर लिया, अब हम अपने कंटेंट पे बात करते हैं। देखो जो आपका मटेरियल है, आपका स्टडी मटेरियल है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आपका जो सिलेबस है, ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हो, मटेरियल जो भी है आपका, अगर वो अच्छा नहीं है, अगर मेरे पास ये पॉइंट्स नहीं होते, तो क्या मेरे को इतने सारे पॉइंट याद रहते, या मेरे को पता होता कि मेरे को इस टॉपिक में इतना सारा बोलना है? कोई भी आ, कोई भी ना बड़ा स्पीकर कितना ही होता है, कोई भी कितना बड़ा स्पीकर हो, लाइक डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, ठीक है, वो भी पहले बोलने से पहले अपने कंटेंट को, अपने मटेरियल को तैयार करते हैं, और उनका मटेरियल जितना अच्छा होता है, जितना अच्छा वो उसको याद करते हैं, फिर वो बोल पाते हैं। और जितना ही मेरा कंटेंट अच्छा नहीं होगा, मेरा मटेरियल अच्छा नहीं होगा, उतनी मेरी टीचिंग अच्छी नहीं होगी। और अगर टीचिंग अच्छी नहीं होगी तो आपकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी, और लर्निंग अच्छी नहीं होगी तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? लर्नर का बिहेवियर में जो मेरे को चेंज करना था वो हो नहीं पाएगा। तो हमारा क्या मायने करता है, हमारा सिलेबस, हमारा मटेरियल, जिस तरीके से हम, अगर हमारे पास, अब मेरे एक बात बताओ, मैं आपके साथ 1 घंटा बात कर रही हूँ, तो मैं बात किस बेस पे कर रही हूँ? इसी बेस पे कर पा रहे हो ना कि मेरे पास मटेरियल है इतना बात करने के लिए। अगर मेरे पास इतना मटेरियल नहीं होगा तो मैं क्या बात करूंगी? मैं 10 मिनट बात कर लूंगी आपके साथ, 15 मिनट, 20 मिनट, है ना, 25 मिनट, लेकिन इससे ज्यादा क्या बात करेंगे हम? किसी ना किसी बात करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना जरूरी है ना। तो आपका जो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि आपका नेचर कैसा है कंटेंट का, आप उसके अंदर एक्सपीरियंस है, उसके अंदर एग्जाम्पल है कि नहीं है, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, सही अरेंजमेंट है कि नहीं है, सिलेक्शन बढ़िया है क्या कंटेंट का जो हमारे गोल को पूरा करे। भाई आपने एक अच्छा सिलेबस सिलेक्ट किया है कि नहीं किया जो आपके गोल, ये ऐसे बेफालतू के टॉपिक तो नहीं डाल दिए जो आपके टॉपिक में, जो आपके सिलेबस में आने वाले ही हैं, जो इनका आपकी लर्निंग में यूज ही नहीं होने वाला। या वो मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, सीरीज वाइज ऑर्गेनाइज किया है, या पहले भी कुछ करवा दिया, फिर कुछ करवा दिया, फिर कुछ करवा दिया। तो ये सारी चीजें ना आपकी लर्निंग को अफेक्ट करती है। ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोसेस रिलेटेड फैक्टर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लर्नर कर लिया, टीचर कर लिया, और हमने कंटेंट कर लिया, आपका सिलेबस हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद है प्रोसेस। प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि अगर मैं
लिंकिंग ऑफ न्यू लर्निंग विद पास्ट। अगर मैं आपको जो मैं करवा रही हूँ, ठीक है, मैं उसको कोई किसी चीज से रिलेट ही ना करूँ, कोई रिलेट करके आपको एग्जाम्पल ना दूं, या आपने जो पीछे लर्निंग करी है, जो आपने सीखा है, मैं उससे अगर रिलेट नहीं करूंगी तो आपकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी। एक अच्छी प्रोसेस कब होती है लर्निंग के लिए? एक अच्छी प्रोसेस का इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी होता है। उसके अंदर क्या क्या फैक्टर आते हैं कि आप लर्निंग को अपने पास्ट के साथ लिंक करो, उसके साथ जोड़ना है, ठीक है। एक एरिया की लर्निंग को दूसरे एरिया की लर्निंग से जोड़ना है। अब एक बात बताओ, मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करवा रही हूँ, यूजीसी नेट का पेपर 1, और मैं उस लर्निंग को आपको कई बार किससे रिलेट करके बताती हूँ? पेपर 2 से, है ना? हाँ या ना? Yes, ma'am. पेपर 2 से हम रिलेट करते हैं ना बहुत सारे टॉपिक्स को, कि हम पेपर 2 में किस तरीके से करेंगे। तो मैंने एक एरिया को दूसरे एरिया से रिलेट किया। तो ये प्रोसेस होती है, हमें इन प्रोसेस को फॉलो करना होता है। अब हम क्या करते हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ मैक्सिमम सेंस। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी सेंसेस को यूज करो। यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? सुनने और देखने की, ठीक है, ये सेंसेस को यूज कर पा रहे हैं। अब हमारे पास इतना ही पॉसिबल है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है तो मैं आपको टच भी करवा देती है ना, टच वाली सेंस भी हम फील कर लेते हैं, स्मेल भी कर लेते हैं। लेकिन अभी हमारे प्रोसेस में सिर्फ 2 सेंस का यूज है, प्रोविजन ऑफ वर्क, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। आपको काम भी देना है, आपको रिवाइज भी करवाना है, और आपकी प्रैक्टिस भी करवाना है। रिवीजन पे हम सिर्फ अभी इतना कर रहे हैं कि क्लास में आने से पहले एक बार पिछला देख लेते हैं कि क्या है उसके अंदर, क्या हमने किया, या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। प्रैक्टिस हमने अभी एमसीक्यू क्वेश्चन किए नहीं है, सिर्फ मैंने आपको एक बार एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए थे 10। लेकिन अब हम प्रैक्टिस भी करेंगे ना। प्रैक्टिस कब करेंगे? जब आपको कुछ पहले करवा तो दूं, उसके बाद ही तो प्रैक्टिस करेंगे। करवाया है नहीं कुछ, प्रैक्टिस पहले ही कर ले। लॉजिक नहीं बनता इस चीज का। तो हम प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन ये हर जरूरी होता है, ये काम एक प्रोसेस के अंदर ये सब चीजें होनी बहुत जरूरी होती है, तभी आपकी लर्निंग अच्छी हो पाती है। अब देखो, आपको प्रॉपर फीडबैक भी मैं, अब अगर आप एक बात बताओ, अगर किसी ने कुछ गलत बताया तो मैं उसको बताऊंगी ना कि भाई यहाँ पे आपने मिस्टेक कर दी, है ना, यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दी। मैं आपको फीडबैक भी दूंगी, आप अच्छा कर रहे हो या अभी आपके यहाँ पे कमी है, आप इसको पूरा करो। और मैं आपको प्रोत्साहित भी करूंगी एक तरीके से, आपको मैं बोलूंगी दोबारा प्रैक्टिस करो और ज्यादा, ठीक है। दबाव मतलब आपको मैं उस काम को दोबारा करने के लिए प्रेरित करूंगी, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस के अंदर होता है कि लर्निंग के प्रोसेस के अंदर ये फैक्टर बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? द सिलेक्शन ऑफ स्टेबल लर्निंग मेथड एंड टीचिंग। भाई बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके के मेथड को, किस तरीके के टीचिंग को आप अपने प्रोसेस के अंदर इंक्लूड करते हो, ठीक है। जैसे अब आप ना इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, आपका यही चैप्टर, नेक्स्ट वाला चैप्टर इसी चीज पे है, मेथड ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कितने तरीके के मेथड होते हैं, सारा इसी पे बेस है। तो अलग अलग टाइप के टीचिंग के मेथड होते हैं जो हम नेक्स्ट में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीम टीचिंग लगा लो, है ना, लेक्चर मेथड लगा लो, डेमोस्ट्रेशन लगा लो, ठीक है, ये बहुत सारे मेथड है। तो हम इस तरीके से भाई आपके, आपका टॉपिक क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है कि इस मेरे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग मैं क्या, कौन से टीचिंग को सिलेक्ट करूं जिससे मेरी लर्निंग, जिससे स्टूडेंट्स की लर्निंग क्या हो पाए, अच्छी हो पाए। ये किसके अंदर आता है? प्रोसेस के अंदर आता है। तो ये कुछ प्रोसेस के पॉइंट थे। यहाँ पे आपका ये 3rd चैप्टर क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। समझ आया आपको? मैम ये तो बड़ा जी था मैम। ना। है ना? अच्छा मैम था ना? जल्दी प्रोसेस खत्म होगा। मतलब मैडम जल्दी खत्म हो गया, अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा मैम, मैं ये भी करता है कि प्रोसेस मतलब यही हो गया, मतलब वे ऑफ टीचिंग हम करने वाले हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले, तो वो उसके सारे हाँ ही। हाँ बिल्कुल। चलो मैं एक बार अपनी स्क्रीन ऑन करती हूँ एंड देन आपसे पूछती हूँ। अब बताओ, ये चैप्टर समझ आया आपको 3rd? यस मैम। जी मैम। यस मैम। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सिर्फ ये ऐसे ऐसे चैप्टर्स ना, आप अब जैसे हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे ना, तो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे है जो आपके किसी भी टॉपिक से रिलेट नहीं कर, आपको पता नहीं चलेगा कि किस टॉपिक के अंदर से। तो वहां पे आपको ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके अंदर एक कॉमन सेंस बनेगी ना कि अब इस क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है, अब वो कर पाओगे, ठीक है। मैं 3rd चैप्टर पेपर के एग्जैक्टली डिट्टो सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कुछ ना कुछ यहीं से ही आ जाएगा, ठीक है। तो फिर मतलब हम एक तरीके से पर्सपेक्टिव तैयार कर देगा दिमाग को, क्वेश्चन अगर से रिलेटेड आएंगे तो वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैं एक कंडीशन पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगी, सिर्फ एक कंडीशन पे। बोलो क्या? हाँ या ना? पूछो क्या? हम छोड़ के नहीं जाएंगे बीच में से। नहीं नहीं नहीं, पहले मुझसे पूछो कि बोलो मैडम क्या है क्या ऐसी मैम, कंडीशन। बोलो क्या है मैडम तो? क्या। देखो, मैं क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान लेके आ सकती थी,
है ना, लेकिन वो आपके साथ एक तरीके से धोखा होता है क्योंकि उस तरीके के क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते। मैं क्वेश्चन वो लेके आई हूँ जो यूजीसी नेट के पेपर में 2022 और 21 में पूछे गए हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको अभी के लिए टफ लग सकते हैं, ठीक है, घबराना नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ अभी आपने स्टार्ट ही तो किया है, 3 चैप्टरों पे तो आए हो, रिवाइज भी नहीं किया, दूसरी बार आपने सारी वीडियो भी नहीं सुनी। मैंने खुद ना एक यूनिट को करने के लिए 3 से 4 बार वीडियो सुनी है, तब जाके मैंने प्रिपेयर किया है। तो आपको घबराना नहीं, आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है या ये कहाँ से पूछ लिया। ये सिर्फ आपको मैंने ये दिखाने के लिए किया है कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वरना तो मैं बड़े आसान आसान क्वेश्चन ले आती कि आपको ये लगता है कि अरे इतना आसान है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे सिर्फ वो आसान ही क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आगे बढ़ते ही नहीं, और फिर जब पेपर में जाते हैं तो पेपर में पता चलता है कि हमने तैयारी कुछ और ही की थी और क्वेश्चन कुछ और ही आया है। आप सभी एग्री हो मेरी इस बात से? यस मैम। ठीक है, तो इसलिए आप अपना मोरल डाउन मत करना कि क्वेश्चन देख के कभी आपको ऐसा लगे कि इतने टफ क्वेश्चन, टफ नहीं है वो, आपको अभी लग रहा है टफ क्योंकि आपने सिर्फ एक बार पढ़ा है, वो भी तब पढ़ा है, बहुत सारे बच्चों ने तो शायद रिवीजन भी नहीं की होगी अभी तक, या रेगुलर जो क्लास चल रही है उसकी रिवीजन भी नहीं की होगी ना रोज। तो टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ आप एक बार देखो कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं फटाफट क्वेश्चन देखती हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको? यस मैम, दिखाई तो दे रही है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not related to the characteristics of cooperative learning? अब देखो एक बात बताओ, क्या आपने कोऑपरेटिव लर्निंग अभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, एग्जैक्टली ये वर्ड तो नहीं आया कोऑपरेटिव लर्निंग, लेकिन आप मैम कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या मतलब है इसका, है ना, क्योंकि हमने 3 चैप्टर कर लिए, उस चैप्टर के अंदर लर्निंग वाला चैप्टर हमारा आया है सेकंड, उससे हम समझ पाएंगे। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, एग्जाम्पल पे पढ़ना है, नहीं सॉरी, इसके आंसर क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास, ऑप्शन क्या है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कि कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप मिलजुल के याद करते हो, है ना, एक दूसरे का साथ देकर लर्निंग करते हो। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एक्सपीरियंस दैट डेवलप गुड लर्निंग एंड सोशल स्किल्स। हाँ, कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर ये होता है कि आपके एक्सपीरियंस बनेंगे, आप अगर एक दूसरे के साथ कुछ मिलके कुछ लर्निंग कर रहे हो तो आपके एक्सपीरियंस भी बनेंगे और आपकी स्किल्स भी अच्छी होगी। फिर क्या है, स्टूडेंट फील ओवरलोडेड विद टू मच वर्क इन ग्रुप। ये कोई जरूरी नहीं है, ये तो नेगेटिव पॉइंट पे हो गया ना। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि अच्छी चीजें हम बता रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट है कि स्टूडेंट फील ओवरलोडेड टू मच वर्क इन ग्रुप। ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ओवरलोडेड हो, नहीं नहीं, ये तो बात सही नहीं बनी हमारी यहाँ पे। बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट, हाँ, अगर आप किसी के साथ कोऑपरेशन में काम कर रहे हो तो आपका पॉजिटिव रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन एंड द असिस्टेंट टू वन अनदर, हाँ, आप हर एक को अपना अटेंशन मिलेगा, ठीक है, एक दूसरे को असिस्ट करने को आपको मौका मिलेगा, एक दूसरे को किस तरीके से कोई आपकी किसी चीज में हेल्प करेगा तो आप उसकी किसी और चीज में हेल्प करोगे, है ना, कोऑपरेशन का हेल्प, कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब ही ये है। तो इन चारों क्वेश्चनों में से, चारों सॉरी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि ये इनकरेक्ट है? ये नोट में आता है, नोट रिलेटेड, यहाँ पे ध्यान दो, नोट का बोला है। हाँ जी, बिल्कुल, जो यूट्यूब पे देखेंगे वो पॉज करके फिर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सेकंड ना, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आपने 5 लाख रुपए जीत लिए, ठीक है। स्टूडेंट फील ओवरलोडेड विद टू मच वर्क इन द ग्रुप, आप ये क्वेश्चन पार कर चुके हैं। इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड, क्योंकि हमारा यहाँ पे सेकंड सेट ही नहीं बैठ रहा। समझ लो किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्ट टॉपिक से क्वेश्चन आए, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। देखो नेक्स्ट, द प्रिंसिपल स्टूडेंट्स लर्न टुगेदर बट परफॉर्म अलोन इज एन एग्जांपल ऑफ। इसने बोला है कि भाई स्टूडेंट लर्न टुगेदर, सीखते तो एक साथ है लेकिन परफॉर्म क्या करते हैं, अकेले में परफॉर्म करते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? पहले आप अपना आंसर दें, कोई भी दिमाग देखें। फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, फेस टू फेस इंटरेक्शन, ग्रुप प्रोसेसिंग। इसमें से क्या लगता है आपको, क्या आएगा? हम पहला सेकंड लग रहा वन है। आएगा। मतलब बिल्कुल फर्स्ट ही लग बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। अब देखो आप, ये अभी आए हुए पेपर में क्वेश्चन है और आपको सिर्फ मेरी बातें सुन के ही आपने 2 क्वेश्चनों के सही आंसर दे दिए, है ना, तो आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो रही है। तो अब क्या है यहाँ पे, इसका फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी।
यहाँ पे इंडिविजुअल आ गया ना, तो आपको समझ जाना चाहिए पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस अलग चीज है। फेस टू फेस इंटरेक्शन में आप परफॉर्म अकेले कैसे करोगे, ये भी कुछ अलग बात नहीं बनी। ग्रुप प्रोसेसिंग, ग्रुप ही होगा तो फिर वो परफॉर्म अकेले कैसे करोगे। यहाँ पे आप सीखते तो एक दूसरे के साथ हो, स्टूडेंट साथ में सीखते हैं, लेकिन इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी में आपको परफॉर्म अकेले करना पड़ता है ना। अब आप यहाँ पे सारे इकट्ठे सीख रहे हो, लेकिन पेपर तो अलग अलग दोगे ना, इंडिविजुअल दोगे पेपर। जो अलग अलग ही देंगे तो देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। देखो इस क्वेश्चन को, इसने बोला है कि अब देखो यहाँ पे ये इनडायरेक्टली पूछा गया है, और पहले तो आप मेरे को ये बताओ किस टॉपिक से पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, और फिर मेरे को बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले टॉपिक बताओ। इसमें बोला है कि आपको सीक्वेंस करनी है एक्टिव लिसनिंग की। एक्टिव लिसनिंग मतलब जिसमें आप अच्छे तरीके से किसी को सुन रहे हो। मेरे को इतना हाँ याद जी, तो नहीं कहाँ है, से पूछा गया है बस मेरे को क्वेश्चन। इतना याद था कि रिमेम्बरिंग पहले पॉइंट पे था, तो फोर्थ वाला हो सकता है मेरे साथ। तो ये कौन सा टॉपिक के अंदर आता है। पेजेस के बाद थॉरम्स के बाद आपने करवाया था, इसके अंदर दो बने हुए थे, एक पहले दिया था कि फिर उसके बाद उसको दूसरे तरीके से बना दिया गया था। ब्लूम्स का था कुछ, उसको हाँ हाँ, स्टूडेंट ने बना दिया था, यही चीज याद है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी, ठीक है, ये टॉपिक रिलेट करता है तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी में। अब इसके ऑप्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ध्यान देना, मैं फिर आपको एक बार बोल रही हूँ कि आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट पे। सॉरी, मैं एक बार पूरा करेक्ट कर लूँ इसको। इस पॉइंट पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग है। सुनने में सबसे पहले आप काम क्या करते हैं, अगर आपको किसी की बात को सुनना है तो आप सबसे पहले क्या रिसीव। करोगे सुनने में। रिसीविंग, रिसीविंग फर्स्ट रिसीविंग आएगा ना। अरे भाई देखो आप सब कितने इंटेलिजेंट हो चुके हो, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं आपने। पहले आप क्या करोगे, रिसीव करोगे, ठीक है, थर्ड। फिर आप क्या करोगे थर्ड। अब देखो देखते ही आंसर आ गया ना थर्ड। फिर आप क्या करोगे, अंडरस्टैंड करोगे। अंडरस्टैंड करने के बाद क्या करोगे आप। रिस्पॉन्डिंग, हाँ, रिस्पॉन्ड करोगे। रिस्पॉन्ड करने के बाद आप क्या करोगे, रिमेम्बर करोगे। फिर आप क्या करोगे अपने आप को, इवैल्यूएटिंग, मतलब ये थोड़ा उल्टा हो गया। ये देखो डी, पहले डी आएगा, रिसीव करोगे आप पहले, फिर अंडरस्टैंड करोगे। अंडरस्टैंड करने के बाद आप इवेलुएटिंग करते हो, देखते हो कि भाई हाँ क्या रिजल्ट है इसका, ठीक है। फिर आप करते हो बी, रिमेम्बर, बाद में रिमेम्बर करते हो, और फिर बाद में रिस्पॉन्स करते हो। पहले आप किसी की बात को सुनोगे, फिर उसकी बात को समझोगे, फिर उसकी बात से कुछ जजमेंट निकालोगे, ठीक है, फिर आप याद करोगे कि हाँ ये पॉइंट मेरे को बोलना है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसका आंसर दोगे, रिस्पॉन्ड करोगे। समझ आई बात आपको। हाँ मैम, थर्ड आंसर है बराबर। तो देखो यहाँ पे ना डायरेक्ट कुछ नहीं मेंशन था कि कॉग्निटिव लर्निंग से है, या इसमें थोड़ा सा आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे कि एक्टिव लिसनिंग, तो आपको समझ आ गया पॉइंट देख के कुछ इस तरीके से। और आपको अपना ब्रेन यूज करना है कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एक्टिव लिसनिंग की हो रही है, सुनने की बात हो रही है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अभी रहने दो, वैसे आप पीडीएफ सेंड कर दूंगी, एक बार खुद करके देख लेना। इस पे मेरे को थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन पे, एक बार करना फिर मैं आपको बताती हूँ। ये अभी के लिए छोड़ देते हैं। 50 तो बड़ा आसान है देखो, लेकिन इसमें भी गड़बड़ हो जाती है। इसमें क्या गड़बड़ होगी, पहले तो इसका आंसर दो क्या आएगा, और फिर ये बताओ कि इसमें क्या गड़बड़ कर सकते हैं बच्चे। हम थर्ड आएगा इसमें, तो हाई ऑर्डर दिखेंगे। बिल्कुल थर्ड। और कोई, फटाफट बोलो। हाँ जी फटाफट। यस मैम, हाँ थर्ड। गए। थर्ड हाँ जी रिफ्लेक्ट। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, आंसर बिल्कुल ठीक है आपका। लेकिन कई बार बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएटिव लेवल ऑफ टीचिंग पे भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी भी रिफ्लेक्टिव के अंदर आता है ना, कि रिफ्लेक्टिव के अंदर आप कुछ क्रिएटिविटी दिखाते हो, अपना डीप चले जाते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे क्रिएटिविटी लेवल टीचिंग है, ये कोई लेवल नहीं है टीचिंग का। टीचिंग के 3 ही लेवल है आपके सिलेबस में, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल। देखो समझो, ये बेसिक क्वेश्चन आया है, समझ के देखो एक बार इस क्वेश्चन को क्या है फर्स्ट। ये चलो ये रहने दो अभी के लिए, याद रखना क्वेश्चन नंबर 6 था ये, जो हमने अभी के लिए छोड़ा है। हाँ चलो, ये अभी जो हमने टीचर वाले फैक्टर मैंने आपको बताए ना, आज जो हमने किया है टीचिंग से रिलेटेड फैक्टर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो फिर बताओ मेरे को क्या आएगा इसका आंसर। सबसे पहले फर्स्ट क्या है, क्वालिटी। ये क्वेश्चन एक तरीके से एक चीज, एक स्टेटमेंट है। क्वालिटी क्वेश्चन प्रमोट डीप लर्निंग।
क्या अच्छे क्वेश्चन, क्वालिटी, क्वालिटी मतलब समझ जाओ, है ना, मेरे को एग्जैक्टली क्वालिटी, क्वालिटी मतलब क्वालिटी, क्वालिटी क्वेश्चन प्रमोट डीप लर्निंग, क्या ऐसा है? क्या क्वालिटी वाले क्वेश्चन डीप लर्निंग को प्रमोट करते हैं? ठीक है, फिर देखो, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क डिटरमाइन टीचर्स लेवल ऑफ सक्सेस विद द लेसन। क्या अगर कोई टीचर आपसे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि टीचर्स लेवल ऑफ सक्सेस विद द लेसन, कि उसने उसके चैप्टर में सक्सेस, एक सक्सेसफुल है, वो एक सक्सेसफुल लेवल गेन कर लिया? अगर एक टीचर आपसे डीप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये टीचर की क्या क्वालिटी है कि वो आपसे इतना डीप क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं? Yes, ma'am. बिल्कुल। तो मतलब आर तो आपका क्या है? ट्रू। मतलब इसको पता है कैसे देखा करो, असर्सेशन और रीजनिंग के क्वेश्चन में पीछे ना बिकॉज लगा दिया करो। One ही है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखो मैं बताती हूँ, कोई जरूरी नहीं होता ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ना, क्वालिटी क्वेश्चंस प्रमोट डीप लर्निंग। मैं क्वेश्चन तो आपसे पूछ लूं, लेकिन अब क्वेश्चन पूछने के बाद उसके अगर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी तो आपकी डीप लर्निंग कैसे होगी? ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है यहाँ पे। क्वालिटी क्वेश्चन प्रमोट डीप लर्निंग, सिर्फ क्वेश्चन की बात की है इन्होंने। एक बहुत सारे आपके बुक के अंदर, एक बुक के अंदर क्वेश्चन लिखे हुए बहुत अच्छे अच्छे, क्या आपकी वो लर्निंग को बढ़ा पाएंगे सिर्फ क्वेश्चन? मैम जब पढ़ाया नहीं होगा तो फिर वो क्वालिटी तो पढ़ाने से आएगी ना। मतलब ये लाइन ना इनकम्प्लीट है, इसको और अगर ये बोलते कि इसमें एक्सप्लेनेशन मिलेगी आंसरों की, ठीक है, तो आपकी वो डीप लर्निंग होती। क्या केवल क्वालिटी क्वेश्चन से ही डीप लर्निंग हो जाएगी, या वो डीप लर्निंग को प्रमोट करेगा? है ना, नहीं है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि भाई ए वाली स्टेटमेंट, ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरा, कि अगर एक टीचर आपसे ना डीप क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मतलब उसको उस टॉपिक की नॉलेज है, तभी वो इतना डीप क्वेश्चन लेके आया है। अगर मैं सिर्फ आपसे आसान आसान क्वेश्चन पूछती रहूंगी तो मेरे को आपको क्या लगेगा कि इस मैडम को तो और क्वेश्चन आते ही नहीं, पता ही नहीं, इसको तो पता ही नहीं कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ए तो आपका फॉल्स है, लेकिन आर ट्रू है। तो आंसर क्या आएगा इसका? फोर्थ आएगा। लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये इस चीज की, बिकॉज पहले तो इसका मतलब क्या होता है कि एक स्टेटमेंट है, और रीजन का मतलब क्या होता है कि स्टेटमेंट का कारण है ये, क्या ये चीज ऐसी इसके कारण है, बिकॉज लगा दो, क्योंकि लगा दो, पिक्चर क्योंकि लगा के फिर इसको पढ़ा करो, तो आपको समझ आएगा कि आर इज अ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन तो दूर की बात, ये रिलेट ही नहीं करते एक दूसरे से, जिसमें ए तो गलत है और आर क्या है आपका ठीक है। ये दो अलग अलग चीजें हैं जो एक दूसरे से रिलेट नहीं करती, ठीक है। और जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या है गलत, और सेकंड स्टेटमेंट रीजन क्या है आपका ट्रू है। समझ आई आपको बात? कोई बात नहीं, अभी क्या हो गया, अभी तुम गेम से आउट नहीं हुए, अभी बहुत सारे समझ में क्वेश्चन आ रही आएंगे। है। हाँ जी, अब ये मतलब क्वेश्चन ऐसा तो मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दे, फटाफट दो भाई, ये तो अभी कल ही हुआ है आपका टॉपिक। क्या आंसर आएगा? ओहो, इसमें तो आंसर खुद ही मेंशन है। ये तो स्कैम हो गया मेरे साथ। ये देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने डिस्कवर की थी? थॉर्नडाइक ने ऑपरेंट, स्किनर हाँ तो बिल्कुल स्किनर था बिल्कुल। ना मुझे। हाँ तो यहाँ पे तो ये गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। सेकंड ठीक है, ये मानते हैं हम लोग। बस फिर ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे थ्योरी से, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बस स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। ये कुछ आपके लक पे भी डिपेंड करेगा कितना डीप आपका पेपर आया है। ये सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, कुछ लक पे भी डिपेंड करेगा कि बिल्कुल ही अलग तो नहीं आ गया। स्क्रीन छोटी हो गई। मैं स्क्रीन स्क्रीन नहीं छोटी दिख रही, होगी? बहुत छोटी है। ओके, अभी बताना। अब ठीक है। अब ठीक है, ठीक है मैम। चलो अब ये क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। यहाँ पे दो स्टेट, वही आपका असर्सेशन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑल स्टूडेंट इन अ क्लासरूम। अगर एक क्लासरूम में सारे स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये क्या इंडिकेटर करता है कि टीचर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करता है, टीचर आपसे कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है। ये आपके इसी से रिलेटेड है जो आज हमने चैप्टर किया है। नेक्स्ट क्या है? टीचर शुड, इसका रीजन क्या है? बिकॉज टीचर शुड फोकस ऑन द क्लासरूम मैनेजमेंट देन द इंस्ट्रक्शन।
पहले तो ये बताओ कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ये कौन सी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, या दोनों करेक्ट है? पहले तो ये बताओ। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड फॉल्स है। फर्स्ट इज ट्रू लग रहा है, सेकंड फॉल्स लग रहा है। बिल्कुल 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 सही है, आप सभी बिल्कुल करेक्ट हो कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। अगर स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं मतलब टीचर का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे है, तभी तो वो आपको एनगेज करके रखा हुआ है क्लास के अंदर। लेकिन इसका रीजन बहुत गलत दिया इन्होंने कि टीचर शुड फोकस, क्योंकि टीचर ने फोकस किया क्लासरूम मैनेजमेंट पे, क्लासरूम की मैनेजमेंट पे, देम इंस्ट्रक्शन से ज्यादा नहीं। ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। समझ आया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, सेकंड। ठीक है। अब समझ आया कि आपको ये प्रोसेस रिलेटेड फैक्टर में से आप किस तरीके से, अब आपका लेवल बना कि नहीं बना, आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे टीचिंग से, यस या नो? यस मैम। यस मैम। तो बस फिर यही तो काम है हमारा। ये देखो, ये पहले तो ये बताओ ये टॉपिक पूछा कहाँ से गया है? सबसे पहले फर्स्ट है टीचर शुड अराइव टू अवॉइड द डिस्कसिंग कॉम्प्लेक्स इशू। टीचर को ट्राई करना चाहिए या उसको करना है, ये शुड लिख दिया ना यहाँ पे कि करना ही है कि कॉम्प्लेक्स इशू को वो डिस्कस ना करे, अवॉइड करे उसको। क्या ये चीज सही है? फॉल्स है ना? कोई अगर मुश्किल टॉपिक आ गया तो मैं क्या करूं, इग्नोर कर दूं उसको, मैं आपको करवाऊं ना वो? ये तो गलत हो रहा है ना, ये तो मैं फिर वो करवा रही हूँ जो मेरे को आता है, ये गलत है ना। अब देखो सेकंड बात बताओ, बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि लगाओ यहाँ पे। क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड फैसिलिटेट अ मूवमेंट फ्रॉम एक्सप्लोरिंग सिंपल इशू टू कॉम्प्लेक्स इशू। ये बराबर है, ये सेकंड ट्रू सही है। ये ठीक है, सिंपल को कॉम्प्लेक्स के लेकिन बनाना चाहिए। अब ये बताओ ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है? मैंने पढ़ा ना, ये चैप्टर उसी का है ना, मैक्सिमा से पढ़ा है ना हमने, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। यस मैम। तो बस देखो ऐसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां से आप रिलेट कर पाओगे। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, क्या आएगा इसका आंसर? देखो, विच अमंग द फ्लोइंग कंस्टिट्यूट पर्सनल कंपेटेंस, ठीक है। आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी है, ठीक है। आपके पर्सनल ट्रेट्स के अंदर, पर्सनल आपके खुद के अंदर इंडिविजुअल गुण क्या क्या जरूरी है, क्या क्या जरूरी होना चाहिए? एम्पैथी, मोटिवेशन, सोशल स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस। खुद से इंडिविजुअल की बात है ये, अपने अंदर पर्सनल, सेल्फ रेगुलेशन, क्या क्या चीजें आनी चाहिए यहाँ पे बताओ? थर्ड आंसर है मैम, BCD। बी, डी बी और ई। BD। किसने बोला है ये मेरे को? नाम बताना जरा। मैम थर्ड मनीषा डी। मनीषा थर्ड। मनीषा जी, आप तो बहुत ज्यादा अच्छे से सीख रहे हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने बोला है, मैम, बी आपने डी ई। सिखाया बहुत अच्छा है इसीलिए ग्रास्प कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका ये, मोटिवेशन। आपने बस अब 10 लाख रुपए जीत लिए, ठीक है। अब आप खुशी मनाओ, और बहुत बहुत अच्छा किया आपने। यही क्वेश्चन अगर आपका पेपर में दोबारा रिपीट हो गया तो आपके 2 नंबर कंफर्म है। यहाँ हो पे जाएगा। मोटिवेशन खुद से रिलेटेड होता है, सेल्फ अवेयरनेस खुद से रिलेटेड होता है, सेल्फ रेगुलेशन खुद से रिलेटेड होता है, ठीक है। कर लोगे आप सब? यस मैम। आसान है, घबराने की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे आओ भाई, देखो यहाँ पे फटाफट इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? आपको मैच करना है, ये आपकी कुछ लर्निंग के तरीके है कि आप किस तरीके से लर्निंग करते हो। प्लानिंग और फोकस, प्लान और फोकस आप किसके अंदर करते हो? ऑर्गेनाइज और रिमेम्बर किस में करते हो? कंप्रीहेंशन का मतलब क्या है यहाँ पे? अंडरस्टैंड, ठीक है। और कोग्निटिव मॉनिटरिंग, आप कोग्निटिव तरीके से, बुद्धिमत्ता तरीके से आप किसके अंदर आप अपने आप को मॉनिटर करते हो? बताओ आंसर दो इसका, कौन देगा? अब पता है एमसीक्यू क्वेश्चन में ना एक काम किसने बोला है ये?
नाम थर्ड बताना, थर्ड नाम बताना क्या है आपका? उषा मैम। उषा जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया है। मैं बहुत खुश हूँ आपका ये आंसर जान के। मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है अभी फिलहाल। मैं सातवें आसमान में ना उड़ रही हूँ। ठीक है, एक बार और जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया वो थोड़ा सा और अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करके देखें क्या हो सकता है, फिर मैं आपको समझाती हूँ। देखो हम ये समझ में नहीं आ रहा है, ए बी बी, ये क्या कैसे ऑप्शन चूज करना है, ये समझ में नहीं आया मुझे। हाँ हाँ, मैं बता रही हूँ, मैं समझाती हूँ। देखो सुनो मेरी बात। सबसे पहले ना आप कुछ भी एक चीज उठा लो, आप पहले दोनों तरफ पढ़ो। यहाँ पे प्लानिंग और फोकस है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज है, यहाँ पे अंडरस्टैंड है, और यहाँ पे कोग्निटिव मॉनिटरिंग है, ठीक है। किसी भी चीज को अंडरस्टैंड आप कब करते हो, समझ कब पाते हो किसी चीज को? कोई भी एक उठा लो ना पहले, जो भी आपको आसान लगता है ना कि हाँ इसको तो मैं इनमें से रिलेट कर लूंगा। क्रिएट एग्जाम्पल, सेल्फ क्वेश्चनिंग। अब देखो यहाँ पे सेल्फ की बात आ गई ना, सेल्फ क्वेश्चन करना, ठीक है, और सेल्फ टेस्ट, खुद का टेस्ट लेना। तो ये किसकी, कौन कर पाता है? जो अपनी बुद्धि से सोचेगा ना, जो अपनी बुद्धि का उपयोग करेगा, है ना, जो अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को यूज में लेके आएगा। तो डी को हम यहाँ से इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, कोग्निटिव मॉनिटरिंग। तो डी का क्या आ जाएगा? सेकंड। तो सेकंड। अगर डी का सेकंड है तो ऑप्शन में देखो डी का सेकंड किसमें है? थर्ड के अंदर। फिर देखो सी का वन, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड आप कब कर पाते हो? यूजिंग इमेज। कोई भी इमेज आपको दिखा दिया जाए, ठीक है, आपको तब समझ जाओगे। कुछ मेमोनिक्स आपको बना दिया जाए। मेमोनिक्स का मतलब क्या होता है? जैसे किसी स्टोरी फॉर्म में, किसी भी एक पूरी की पूरी एक वो लाइनें थी आपकी, कुछ कंसेप्ट था, उसको स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आप स्टोरी याद करोगे और फिर उस स्टोरी से रिलेट कर दोगे आप अपने टॉपिक को, ठीक है। तो आप वहां से अंडरस्टैंड कर पाते हो। आसान, बहुत आसान हो जाता है चीजों को अंडरस्टैंड करना। बी में क्या है? ऑर्गेनाइज और रिमेम्बरिंग। ऑर्गेनाइज और रिमेम्बर आप कब करते हो? नहीं, गलत हो गया ना ये। अंडरस्टैंड में आएगा क्रिएटिंग एग्जाम्पल। हाँ हाँ, सिंपल सी बात है ये तो। हाँ बिल्कुल, मैंने गलत बता दिया आपको। अंडरस्टैंडिंग में क्या है? अगर आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए तो आप उसको अच्छे से समझ लेते हो, ठीक है। अगर एग्जाम्पल है तो अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान हो जाता है। कोग्निटिव के अंदर क्या आ जाएगा आपका? सेल्फ क्वेश्चन एंड सेल्फ टेस्ट। मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, हाँ ma'am. हाँ। ऑर्गेनाइज और रिमेम्बरिंग। ऑर्गेनाइज, हाँ इसके अंदर होता है बच्चों ये। इमेज से हम अच्छे से याद रख पाते हैं। इमेज होगा ना तो हम रिमेम्बर, में तभी बोल रही थी इसमें याद रखने वाली बातें आई। और मेमोनिक्स के अंदर हम ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, एक स्टोरी में एक स्टेप वाइज चीजें हम अरेंज कर पाते हैं कि भाई इस तरीके से हमें पहले ये करना है, ठीक है। और फिर फर्स्ट का क्या आएगा आपका? प्लानिंग। प्लानिंग आप कब करते हो? जब आपको आपका गोल सेट करना हो, है ना, टाइम टेबल बनाना हो, तो आप वहां पे प्लान करते हो और फोकस करते हो कि अब आपका गोल क्या है, अब आपका टाइम टेबल क्या बनेगा। समझ आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। Third. हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं। देखो अब ये आ गए, अब इस क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को फटाफट। यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपेरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज्म, बताओ ये किस किसने दी है? Second. Second. सेकंड सेकंड आंसर मैम। बिल्कुल करेक्ट। देखो अब बताओ, हमने ना ये दो नहीं की, सोशल लर्निंग और कंस्ट्रक्टिविज्म। ऐसी आपके पेपर में बहुत सारी थ्योरीज आएंगी कि क्या पता कोई ऐसी थ्योरी आ जाए जो हमने ना कर रखी हो। तो हमें सिर्फ उन ऑप्शनों पे ध्यान देना है कि जो हमने कर रखा है, ठीक है। अब हमने किया था ये तो हमें पता है इनके राइटर कौन थे, है ना। ए का क्या आ जाएगा? ए का क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा सेकंड, 2 नंबर का। ठीक है। No. और बी का क्या आ बी जाएगा? एफ फोर्थ। तो स्किनर Skinner. हाँ, तो बाकी अब आपको, अब जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार करोगे ना, और जब आपको कोई एमसीक्यू क्वेश्चन क्या लगेगा कि आपने पढ़ा नहीं इसके बारे में, तो आप उसको नोट कर लो, उस पर एक पॉइंट रख लो कि ये वो एमसीक्यू क्वेश्चन है जो मेरे सिलेबस में नहीं था या जो मैंने नहीं किया। सिलेबस में तो शायद होगा या हमने नहीं किया, तो उसको आप याद करो फिर। अब आपको इन दोनों थ्योरी के राइटर का भी नाम याद करना है, और अगर टाइम लगे तो इन थ्योरी के बारे में भी आपको पढ़ के देखना है क्या होगा। वरना तो ऐसे टीचिंग के अंदर टीचिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम बहुत कुछ चीजें डाल सकते हैं, क्या पता कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, ये बाद में गया, मैं थक गई बोलते बोलते। अब एक और कोई क्वेश्चन दिखा देते हैं, ये भी आसान है, ये भी आप कर लोगे वैसे तो।
कोई अच्छा सा क्वेश्चन दिखाते हैं। चलो ये बताओ, इस क्वेश्चन का बताओ, ये आपके अडल्ट लर्नर से है ना, जो अडल्ट और एडोलसेंट लर्नर के बीच में हमने डिफरेंस किया था ना। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। फटाफट बताओ सोच के। आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? मैम सेकंड। सेकंड। और देखो, और सोचो फोर्थ फटाफट। फोर्थ फोर्थ। फोर्थ लग रहा है। और सोचो। ये कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ना आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है भाई। देखो हम, मेरे को भी ऐसा लगता है कि फोर्थ भी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, मेरे को भी लग रहा है ऐसा, मैडम लेकिन आंसर है आपका थर्ड। ठीक है, इसमें हम थर्ड क्वेश्चन के आंसर को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि देखो सेल्फ कंट्रोल अडल्ट के अंदर, ऑब्वियस सी बात है कि जब वो अडल्ट है तो उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल की एक्सरसाइज वो करते हैं। ठीक है, एक्ट रैशनली, रैशनली भी वो सोचता है चीजों को, बेनिफिट सोचता है इसके क्या हो गए, इसकी यूटिलिटी क्या होगी, बड़े वाइड एरिया में वो सोचता है, इसकी एबिलिटी होती है अडल्ट लर्नर के अंदर। और ई पॉइंट आंसर इसका सी और डी मतलब थर्ड वाला है, लेकिन हम ई की तरफ देखें, फर्स्ट में तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अडल्ट लर्नर है तो उसकी कोई साइकोलॉजिकल ग्रोथ हो, है ना, या ये भी कोई जरूरी नहीं है कि अडल्ट होने के बाद तो बहुत सारे लोग इंटरेक्शन ही कम कर देते हैं लोगों के साथ, है ना, बहुत कम एक्टिविटीज हो जाती है, ये भी कोई नेसेसरी नहीं है। ये चीजें, इसको हम अब एक बार के लिए साइड में रखते हैं। हमारे जो मेन हमें दिखाई दे रहे हैं वो तीन दिखाई दे रहे हैं, आंसर आपका थर्ड है। हम इस पे बात करते हैं कि इसमें क्या है। लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ गाइडेंस एंड कंट्रोल, कि वो ऐसे लर्निंग ट्राई करते हैं कि जिसमें वो गाइडेंस और कंट्रोल से इंडिपेंडेंट रहे, उसको कोई गाइडेंस ना दे। लेकिन ये थोड़ा सा इनकरेक्ट लगता है कि भाई शायद अडल्ट लर्नर को भी तो गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसको भी तो कंट्रोल करना पड़ता है ना अपनी चीजों पे। अगर वो कंट्रोल नहीं रखेगा अडल्ट लर्नर, मतलब जो अपने आप कर रहे हैं। समझ पा रहे हो इस पॉइंट का? कोई मेरे को अच्छे से बता दे कि ई Yes, क्यों ma'am. नहीं है इसका आंसर, सी और डी ही क्यों है इसका आंसर। ई का मतलब सिर्फ यही है कि भाई वो इसमें बोल रहा है कि भाई ये अडल्ट लर्नर की क्वालिटी ये होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये आते हैं कि वो इंडिपेंडेंट होता है। वो चाहते हैं कि भाई मैं ऐसी गाइडेंस पे डिपेंड ना रहना पड़े उसको, गाइडेंस पे और किसी तरीके के कंट्रोल पे। लेकिन ये थोड़ा गलत है कि गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है अडल्ट लर्नर को, क्यों नहीं होती? गाइडेंस तो जरूरी है उसके लिए भी, और कंट्रोल भी जरूरी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। मैं एक बार स्क्रीन ऑन करती हूँ एंड देन मेरे को बताना। कल कर लेंगे, क्या? कल कर लेंगे मैम। हाँ जी, बस हो गया, अब कल करते हैं। मैं वही बोल रही थी, ज्यादा हो जाएगा आज के लिए। करते हैं मैम। अरे बहुत टाइम हो गया, ये तो पता ही नहीं चला मेरे को, तो इतना टाइम हो गया। हाँ जी, मेरे को नहीं पता चला था, इतना टाइम हो गया बिल्कुल ही। बच्चे बेचारे चले ही मैम गए, बोला कि हम तो एक यूट्यूब से ही कर क्वेश्चन है। लेंगे। हाँ जी, शिवानगी, शिवानी की मैम कल शिव कल मैंने शिवांगी। क्षमा मैम कल क्षमा। मैंने नहीं मैम वो कोई बात। मैम एक क्वेश्चन पूछा था मैंने एडल्ट लर्नर में, आपने मैंने पीयर का पूछा था आपसे। पीयर आपने बताया था कि जो हमारे कलीग्स होते हैं वो, और मैम हम्म। इसमें भी तो आया ना पीयर्स, पीयर जो होते हैं उनके साथ। तो फिर इसमें जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें पीयर वाला भी तो सही होना चाहिए था, क्योंकि एडल्ट। देखो, मैं मानती हूँ कि ये होना चाहिए था, हमने पढ़ा है, लेकिन ये थोड़ा सा ये हो जाता है कि चांस पे हमें जाना पड़ता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली हमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी आपके ऑप्शंस में जो एक दूसरे से बहुत रिलेट करती होंगी। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ उन्हीं को पकड़ना है जो बिल्कुल एग्जैक्टली हो, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। उससे उनके कंपैरिजन में ये दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। समझ रहे हो आप मेरी ओके। बात? बहुत हमें सबसे ज्यादा देखना है कि इनमें सबसे ज्यादा कौन है। ऐसे ऑप्शन आपको चार ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो चारों एक दूसरे से बहुत रिलेट करते होंगे, लेकिन फिर भी हमें उनमें से वो टॉपिक देखना पड़ेगा कि जो बिल्कुल हमारे क्वेश्चन के नजदीक हो। समझ आई आपको बात? ओके मैम। हाँ जी। चलो फिर चैंटिंग करते हैं और फिर आज करते हैं। आप समझना, घबराना नहीं है, अब धीरे धीरे करेंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी।
हाँ जी, चैंटिंग कौन करवाएगा? आज कोई एक लड़का करवाओ भाई, देखो, है ना? हाँ जी उषा जी बोलो। या मैं करवा सकती हूँ मैम। हाँ, मैं पहले एक बार देखती हूँ कोई लड़का है क्या, वो लड़का करवाए तो बेटर रहेगा, लड़कियां हर बार करवाती है। महेश जी आप करवाओगे? जी मैम। हाँ जी, आज रिकॉर्डिंग, अब आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हो, या एक बार चैंटिंग के बाद फिर कर देना, जो भी हमारे ग्रुप से जुड़ा होगा। स्नेहा जी नहीं जुड़ी हुई ना आज क्लास में। चलो फिर करें, करवाओ आप, मैं माइक ऑफ कर देती हूँ। हम सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दूरतानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।